थी। अब एनपीएस को लेकर के हालाँकि काफ़ी ज़्यादा दुविधा ये भी है कि उसमें एक चीज़ कहा गया है कि आपका जो पैसा है वो मार्केट में इन्वेस्टेड रहेगा। सर जी। इस पूरे प्रोसेस को थोड़ा-सा और सिम्प्लीफाई तरीके से पहले आपसे ही समझना चाहेंगे कि पूरा एनपीएस का मॉडल क्या है? और जी। अनसर्टेनिटीज़ को लेकर के बड़ा सवाल ये है कि क्या इसमें पैसा फँस तो नहीं रहा है? सबसे पहले जी। एक सवाल की तरफ कि एनपीएस का पूरा स्ट्रक्चर आखिर में है क्या? देखिए, उर्वशी जी, होता क्या है कि एनपीएस में जितनी भी सैलरी कर्मचारी की बनती है, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस उस पर जितना महंगाई भत्ता है। सपोज दैट हुँ, 1 लाख बेसिक सैलरी है, तो इस समय 60% महंगाई भत्ता है, यानी 1,60,000 रुपए सैलरी उसकी बनी। 1,60,000 का 10% सरकार डिडक्ट कर लेती है, यानी कि 16,000 वो डिडक्शन कर लेगी। हुँ, 16,000 डिडक्शन कर लेगी और उसे भेज देती है पेंशन फंड मैनेजर्स के पास। तो पेंशन फंड मैनेजर्स तो वैसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो सरकार के जो डिफॉल्ट पेंशन फंड मैनेजर्स हैं वो हैं एलआईसी, यूटीआई और एसबीआई, यानी तीनों सरकारी कंपनियां मान लीजिए आप। हुँ, तो 16,000 रुपए हमारी जेब से काटेगी और इसके एवज में सरकार 14% अलग से डालेगी एनपीएस के मॉडल में, यानी हुँ, 1,60,000 का 14%। तो हुँ, वो मतलब सारा पैसा मिला करके, कुल मिला करके 28-30 हजार रुपए जो बना, वो चला जाएगा पेंशन फंड मैनेजर के पास। अब पेंशन फंड मैनेजर्स, हालांकि वहां पर पीएफआरडीए के तहत एक व्यवस्था है कि जिसकी जितनी एज है उस हिसाब से उसका पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और शेयर में, यानी इक्विटीज में रहता है। हुँ, सपोज दैट जैसे जैसे रिटायरमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं, तो हर महीने ये जो पैसा जमा होता है उसका कुछ हिस्सा इक्विटीज में लगाते हैं और कुछ हिस्सा उसका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाते हैं, ताकि हुँ, रिटायरमेंट के समय उसका पैसा निकालने में आसानी रहे। लेकिन इम्प्लाई को ये व्यवस्था तो दी गई है कि वो चाहे तो अपना हुँ, पेंशन फंड मैनेजर बदल सके, लेकिन वो व्यवस्था केवल ऑनलाइन है। ऑनलाइन तभी हुँ, कर पाएगा जब उसके नाम में कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं होगी। हुँ, अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसी है तो वो ऑनलाइन भी चेंज नहीं कर सकता। दूसरी हुँ, बात, सपोज दैट किसी के पास 50 लाख रुपए हो गए, 10-15 साल हुँ, की नौकरी के बाद, 20 साल की नौकरी के बाद अगर 50 लाख रुपए है, तो मोटा मोटा ऐसा ही मानिए कि वो 1 लाख यूनिट्स है या 1 लाख शेयर है, क्योंकि एक शेयर की वैल्यू लगभग लगभग एक यूनिट की वैल्यू 50 रुपए के आसपास है। हुँ, अब जैसे जैसे मार्केट ग्रो करेगी तो नया पैसा आएगा, वो भी बढ़ेगा, प्लस जो 1 लाख यूनिट्स की वैल्यू है वो भी अपने आप में ही बढ़ेगी। हुँ, प्रॉब्लम ये है कि पिछले 2 साल से शेयर मार्केट का हालात आप देख रहे हैं, अच्छा नहीं है। तो हुँ, इस समय जहां लोगों ने 1.5-2 लाख रुपए और कंट्रीब्यूशन करके उस अकाउंट में पहुंचाए, हुँ, बजाय एक यूनिट की वैल्यू बढ़ने के वो घट गई। कहीं हुँ, 1 रुपया घट गई, कहीं 1.5 रुपया घट गई, कहीं 2 रुपया घट गई, तो वो बजाय बढ़ने के और घट गया। इससे लोगों को चिंता होती है। अब सपोज हुँ, दैट कि 2033 में अगर 1 लाख लोग एट ए टाइम रिटायर हुए, मान लीजिए कि जून में रिटायरमेंट है, क्योंकि मैक्सिमम टीचर्स क्या है कि जैसे यूपी में ये व्यवस्था है, बहुत सारे राज्यों में ये व्यवस्था है कि वहाँ सेशन पूरा करने के बाद रिटायर होते हैं। तो वहाँ सेशन चलता है कि अप्रैल टू मार्च चला, तो जिसका अप्रैल के बाद रिटायरमेंट है तो वो आकर के मार्च में रिटायर होगा। तो इस तरह हुँ, से आप देखेंगे तो कई कई लाख कर्मचारी इकट्ठे मार्च में रिटायर हो जाएंगे। तो जब मार्च में वो रिटायर होंगे तो उस समय एक बहुत बड़ा कार्पस मार्केट में से निकालेंगे, क्योंकि एज 60% अगर वो फंड अपना निकालते हैं तो बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है कि हुँ, अगर उस समय हालात खराब हुए तो कितने लोग ये सस्टेन कर पाएंगे कि चलो हम आज नहीं निकालेंगे, 1 साल तक इंतजार करेंगे। ये हुँ, पॉसिबिलिटीज बहुत कम होती हैं। दूसरी बात, मार्केट का भरोसा नहीं है कि मार्केट कब तक हुँ, खराब रहेगी, कब तक वो इंतजार करेगा, उसके अपने प्लान है, उसकी अपनी जरूरतें हैं। ये हुँ, समस्याएं हैं एनपीएस में। सरकार इस तरह की व्यवस्था करे कि कम से कम कर्मचारी के अंशदान पर जीपीएफ के बराबर मिनिमम ब्याज की गारंटी सुनिश्चित कर दे, तो शायद ये समस्या हुँ, सुलझ सकती है। ठीक है। सर एक चीज़ आपसे और समझना चाहेंगे यहाँ पर एक काउंटर ये भी है कि अगर एनपीएस को आप चुनते हैं, अगर आपका जो पैसा है इस तरीके से इन्वेस्टेड किया जाएगा, तो वहाँ से आपकी एक रेगुलर इनकम जनरेट होती रहेगी। तो उसको लेकर के क्या कुछ फैक्ट्स हैं? नहीं, ये पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सबसे बड़ा मिथक है। मैं आपको अच्छा। बिल्कुल ओपनली बता रहा हूं कि सपोज दैट रिटायरमेंट पर किसी के पास 1 करोड़ रुपए है टोटल, हुँ, यानी इम्प्लाई का कंट्रीब्यूशन प्लस गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन। तो 1 करोड़ रुपए में से वो 60% निकाल सकता है। मोटा मोटा हुँ, 50% उसका ऑलरेडी है, यानी वो 60 लाख निकाल सकता है। तो हुँ, 60 लाख निकालने के बाद जो 40 लाख बचा, 40 लाख की वो एन्युटी खरीदेगा।
ओके। ऐसे समझ लीजिए कि किसी न किसी एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी को वो 40 लाख रुपए देगा, और वो उसको देंगे उसके एवज में हर महीने पेंशन। अब देखिए, हुँ, अगर हम उसी 40 लाख रुपए को फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं हुँ, किसी भी बैंक में, तो फिक्स डिपॉजिट पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम से कम 7% का है, 7% का। यानी 1 लाख रुपए डिपॉजिट करने पर 700 रुपए की पर मंथ पेंशन, और वो पैसा हुँ, भी आपका। तो अगर आपने 60 लाख डिपॉजिट किए, तो बना करीब करीब, सॉरी, 40 लाख रुपए अगर आपने डिपॉजिट किए, तो बन गया हुँ, करीब करीब 28 हजार रुपए की महीना पेंशन। अब हुँ, देखिए, अगर आप वो वही पैसा एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर के पास देते हैं, हुँ, तो वो बनेगा 20 हजार रुपए महीना। तो आप देखिए कि दो, यहीं पर 8 हजार रुपए का अंतर है। आप हुँ, सोचिए कि सरकार जो कहती है कि हम बुढ़ापे पर आपको आर्थिक सामाजिक सुरक्षा दे रहे हैं, तो सुरक्षा कहाँ है? आप तो हमें 8 हजार रुपए का चूना लगवा रहे हो, वो भी प्राइवेट कंपनियों के नाम पर, है ना? तो ये सबसे बड़ा उसमें दोष है। सरकार को, अगर सरकार ये कहती, सरकार ने अपना कंट्रीब्यूशन बढ़ा करके 18.5% कर दिया, हुँ, तो उसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम बनाने की जरूरत नहीं थी। एनपीएस में ही वो कंट्रीब्यूशन 18.5% कर देती। हुँ, और फिर उसमें जो यूपीएस में जो उन्होंने बदलाव किए, वही बदलाव वहां पर उन्होंने डाल देने थे ऑप्शन के तौर पे, कि आप चाहो तो एनपीएस के माध्यम से ले लो, आप चाहो तो यूपीएस के माध्यम से ले लो, आप चाहो तो ओपीएस के माध्यम से ले लो। तो कर्मचारी के पास विकल्प हो जाता है रिटायरमेंट पर। अब आप उससे विकल्प आज भरवा रहे हो, ये प्रॉब्लम है। आज के डिसीजन के आधार पर हम 20 साल के बाद, हम जब पहुंचेंगे 20 साल के बाद, तो हमें लगेगा कि शायद कल जो हमने डिसीजन लिया था वो गलत था। तो वो हुँ। गलती होगी। तो इसकी वजह से कर्मचारी और इस मामले में फंसना नहीं चाहता। वो चाहता है एक नियम रहे, सरल रहे, संक्षिप्त रहे, आसान रहे, और ओल्ड पेंशन स्कीम का रहे। इसलिए वो ओपीएस की डिमांड कर रहा है। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर अगली डिमांड की ओर बढ़ लेते हैं इसी के साथ में। ये जो मेडिकल बिल का खर्चा है सर, उसका उसकी भरपाई के लिए काफ़ी ज़्यादा महीने लग जाते हैं। कर्मचारियों की तरफ से भी जो है इसको लेकर के डिमांड निकल कर के आई है और रिटायरमेंट जो ले चुके हैं एम्प्लॉइज़ उनकी तरफ से भी। आपसे और समझना चाहेंगे इस डिमांड को लेकर के, क्या कुछ इसमें संभावित सरलता आप देख रहे हैं आगे के लिए? और इसी के साथ-साथ कुछ इस तरीके का अगर एग्ज़ाम्पल कोई इस तरीके का रियल लाइफ़ इंसिडेंट जी। आपने देखा हो? देखिए, ये तो आए दिन होता रहता है। मेडिकल के बिलों को कई कई जगह तो एक एक साल लग जाता है, बल्कि उससे भी ज्यादा लग जाता है। टाइम हुँ, पर उनका रिम्बर्समेंट नहीं हो पाता है। हम लोग डिमांड कर रहे हैं, ये रिम्बर्समेंट सिस्टम नहीं होना चाहिए, कैशलेस व्यवस्था होना चाहिए। जैसे रिटायरमेंट के बाद कैशलेस मेडिकल प्लान है, तमाम सारी कंपनियां दे रही हैं, तो सरकार भी दे सकती है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। सरकार अगर अस्पतालों को कम पैसे पर जमीन दे सकती है अस्पताल बनाने के लिए, तमाम तरह की सब्सिडी दे सकती है, तमाम तरह के कर्ज माफ कर सकती है, तो अपने कर्मचारियों का ट्रीटमेंट कराने के लिए ड्यूरिंग द सर्विस भी कैशलेस व्यवस्था कर सकती है। हमारी उसमें सीधी सीधी डिमांड है, कैशलेस वेदर इन वर्किंग कंडीशन, वेदर आफ्टर आफ्टर रिटायरमेंट, दोनों तरह हुँ, से कैशलेस व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये हमारी डिमांड है। उसमें हमने एक एक मॉडल भी सरकार के सामने रखा है, कि सरकार चाहे तो 10-10 लाख रुपए का बना सकती है कुछ, मतलब जैसे जो गंभीर बीमारियों के इलाज में फुल हुँ, सरकार कैशलेस करेगी, और ओपीडी के मसलों में कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जहां पर वो 10 लाख रुपए साल का, या 10 लाख रुपए 2 साल का। क्योंकि आभा सरकार सरकार ने आयुष्मान भारत शुरू किया, उसमें 10 लाख रुपए का ट्रीटमेंट सभी को दे रही है, तो हमको देने में हुँ, क्या दिक्कत है? तो हुँ, इस तरह के मॉडल को भी डेवलप किया जा सकता है, ताकि हुँ, लोगों को अच्छा ट्रीटमेंट मिले और वो कैशलेस मिल जाए। और जो लोग पैसे हुँ, बचा सकते हैं वो कैरी फॉरवर्ड हो जाए, उसमें कोई बुराई नहीं है। देखिए, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको मतलब लिमिट के दायरे में नहीं रख सकते, उनमें बहुत हुँ, खर्चा आता है। किसी को कैंसर हो गया, तो उसमें तो इतना पैसे का खर्चा आएगा कि मतलब उसको अगर 10 लाख की मतलब बाउंडेशन में रखेंगे तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा कभी। सरकार को ये डर है कि इतने बिल तो वो नहीं कर पाएगी। सरकार को बिल भरपाई करने की जरूरत तो तब होती, जब सरकार केवल प्राइवेट हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंडेंट होती। हुँ। अभी सरकारी अस्पतालों की भी अगर स्थिति अच्छी कर दी जाए, उनको प्राइवेट के मुकाबले तैयार कर दिया जाए, तो शायद सरकार को ये समस्या कभी दिखेगी ही नहीं। चलिए ठीक है। गवर्नमेंट तो हमेशा कहती है कि हम लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे वर्क कर रहे हैं। आप जो है वो अब के हॉस्पिटल्स की आप जो है वो देखिए बेहतर स्थिति होती जा रही है। सर सोशल सिक्योरिटी को लेकर के भी एक जो है नेक्स्ट हम अगर बड़ी माँग की बात करें, सोशल सिक्योरिटी भी एक बड़ा मुद्दा है यहाँ पर कि इसको और ज़्यादा बेहतर किया जाए।
कि अगर किसी की ऑन ड्यूटी अगर दुर्घटना हो जाती है तो पहले जो उनको इसका वो मिलता था, अ, इसका प्राइस जो मिलता है सर, उसको लेकर के अब उसमें उसको फिर से रिवाइज़ करवाना चाहिए। अब महँगाई को देखते हुए उसपे भी कुछ बढ़ोतरी होनी चाहिए। अभी क्या प्राइसेज़ मिल रहे हैं सर और आगे के लिए आपकी क्या यहाँ से अपेक्षाएँ? उर्वशी जी, इसमें भी देखिए अलग अलग जो कैडर है, जैसे कुछ हाई रिस्क जॉब है, हुँ, तो हाई रिस्क जॉब में जो बीमा है वो थोड़ा अलग है। हुँ, बाकी आमतौर पर सरकारी कर्मचारियों का जो बीमा है, तो कुछ लोगों का 30 रुपए कटता है हर महीने। तो जिनका 30 रुपए कटता है, ऐसे समझिए अगर उनकी डेथ हो जाए सेवा काल के दरमियान, सर्विस में हुँ, आते समय जाते समय घर से, तो उनको 30 हजार रुपए का बीमा मिलता है। हुँ, तो आप समझ लीजिए कि अगर दिल्ली में किसी की मौत होती है जिसका 30 रुपए कट रहा है, तो 30 हजार रुपए मिलेगा। और दिल्ली चूंकि राजधानी है, यहाँ पर 70-80% लोग जो है बाहर से आकर के सर्विसेज अपनी दे रहे हैं, सेवाएं दे हुँ, रहे हैं। तो आप हुँ, समझिए कि 30 हजार रुपए में उसके लिए एक मृत्यु वाहन नहीं किया जा सकता, बाकी फॉर्मेलिटी तो बहुत दूर की बात है। इसे सरकार बीमा कहती है। फिर जिसका 60 रुपए कटता है उसके लिए वो 60 हजार रुपए का है। जिसका 120 रुपए कटता है वो 1,20,000 रुपए का है। तो हमने, हुँ, अब ऐसे जब बीमा होता है तो हर आदमी क्या करता है कि वो टर्म एंड जिसे टर्म इंश्योरेंस कहते हैं, उसकी तरफ लोग भागते हैं। वहां जब भागते हैं तो कंपनियां अलग अलग तरीके से लोगों को ठगती है। ये तो एक हुँ, कड़वा सत्य सत्य है। हुँ, तो तमाम तरह के उनकी उनकी जो है उसमें कंडीशंस लगी रहती हैं। उन कंडीशंस को दिखा देंगे कि वो फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनका टर्म इंश्योरेंस भी आमतौर पर बहुत फायदेमंद नहीं होता है। तो हमने हुँ, सरकार से उसमें ये गुजारिश की है कि आप 30 रुपए को हटा करके आप 300 की शुरुआत कर दो। हुँ, लेकिन कम से कम बीमा 1 करोड़ रुपए का आज की डेट में जरूरत है कर्मचारी को। आप 1 करोड़ रुपए से शुरुआत करिए, 1 करोड़ का बनाइए, फिर 1.5 करोड़ का, फिर 2 करोड़ का, फिर 3 करोड़ का। इस तरह से बीमा का कैटेगराइजेशन होना चाहिए। अगर उसमें कुछ पैसा हमें भी देना पड़े तो हम भी उसमें कुछ पैसा दे सकते हैं। जैसे 300 रुपए अगर हम कटवा रहे हैं तो सरकार भी 300 रुपए डाले। हम अगर 600 रुपए कटवा रहे हैं तो सरकार भी उसमें 600 रुपए डाले, क्योंकि सरकार तो कह रही है ना कि हम कंट्रीब्यूटरी पेंशन देंगे। जब हुँ, कंट्रीब्यूटरी पेंशन देगी तो कंट्रीब्यूटरी बीमा भी तो होना चाहिए, सरकार भी तो उसमें बीमा का पैसा मिलाए। तो इस तरह से हमने उसमें एक मॉडल रखा है, और उसमें हुँ। मिनिमम 1 करोड़ रुपए से बीमा की हमने शुरुआत की बात कही है। अब देखते हैं, समय बताएगा, पे कमीशन की रिपोर्ट बताएगी कि पे कमीशन को कितना समझ में आया है, हमारी बात से कितना इत्तेफाक रखते हैं वो। चलिए ठीक है। अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और इम्पोर्टेंट भी है कि आगे आने वाले समय में जो अब इम्पोर्टेंट डेट मैंने भी नोट डाउन करके रख ली है 1st ऑफ अप्रैल 2027 इससे पहले तक कर्मचारियों के लिए कुछ खुशखबरी निकल कर के आती है या नहीं? ये कुछ माँगें थी जो कि कर्मचारी संगठनों की तरफ से वेतन आयोग के सामने रखी हुई हैं। अगर इसको लेकर के कुछ संगठन की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर के थम्स अप होता है, तो ये करियर के लिए एक टर्निंग पॉइंट भी साबित हो सकता है। और इन सभी बातों पर डिस्कशन करने के लिए सर अपडेट हमारे साथ शेयर करने के लिए मंजीत सर बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। और